हाँ साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके अपने YouTube चैनल RIS गणेश में एक नए टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। साथियों, आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, वो है सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम और प्रभावी उत्तर लेखन के लिए 3 का नियम। साथियों, जैसा कि आप लोगों की मांग थी कि मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखा जाए, इसी मांग को आज पूरा करने के लिए बड़े अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे कि प्रभावी उत्तर लेखन के लिए कौन सी तकनीक बेहतर हो सकती है, किस प्रकार से हमें उत्तर लेखन करना चाहिए ताकि आप मुख्य परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ चयन हो सके, साक्षात्कार के लिए अर्हक हो सके। आज एक बहुत बड़ी विडंबना है कि गत 5 साल के परिणामों से ये तय हुआ है कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं। ये एक अलग वीडियो का विषय हो सकता है कि मुख्य परीक्षा में बच्चे पास क्यों नहीं होते, क्योंकि बच्चे प्रीलिम्स में ही पास नहीं होते हिंदी माध्यम के, तो मुख्य परीक्षा में पास कहाँ से होंगे। और जो बच्चे प्रीलिम्स पास करते हैं उनमें से अधिकांश बच्चे मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो ये माध्यम का तो कोई मैटर करता ही नहीं है। तो सबसे पहले आज जो अभ्यर्थी हमारा वीडियो देख रहे हैं या फिर जो अभ्यर्थी अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं और सिविल सेवा में जाने का उन्होंने एक स्वप्न बुना है, तो उस स्वप्न को हम साकार कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले वाले वीडियो में प्रीलिम्स परीक्षा का पाठ्यक्रम और कौन कौन सी पुस्तकें आपके लिए उपयोगी हो सकती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है और किस प्रकार की मुख्य परीक्षा में यूपीएससी डिमांड करता है और किस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं, क्या उसका सिलेबस है, किस तरीके से हमें उत्तर लिखना चाहिए, किस किस प्रकार के प्रश्न, किस शब्द सीमा के प्रश्न आते हैं। तो साथियों देखिए कि मुख्य परीक्षा जो होती है आपकी, वो प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की ही ली जाती है। और मुख्य परीक्षा में जो पाठ्यक्रम है, तो सबसे पहले हम बात करें कि एक लैंग्वेज के पेपर होते हैं, भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के पेपर होते हैं 2, जो केवल आपको पास करने होते हैं, अर्हक होते हैं, उत्तीर्ण करने आवश्यक होते हैं। यदि ये उत्तीर्ण नहीं होते तो आपकी दूसरे पेपर्स जो जनरल स्टडी और ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके कॉपी जांच नहीं होती है। तो सबसे पहले हम बात करें कि अर्हक विषय जिन्हें उत्तीर्ण करना आवश्यक है, जिन्हें उत्तीर्ण करना आवश्यक है। साथियों, ये अर्हक विषय जो है, ये 2 सब्जेक्ट हैं आपके जो होते हैं। पहला तो है भारतीय भाषाओं का पेपर, भारतीय भाषा। ये भारतीय भाषा इंडियन लैंग्वेज के नाम से एक पेपर होता है जो हमारी 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनमें से एक विषय चुनना होता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में निहित भाषाओं में से एक पर आपको लिखना होता है। ये भारतीय भाषा का पेपर 300 अंकों का होता है, 3 घंटे का होता है और यूपीएससी इसमें समय समय पर तय करती है कि कितने प्रतिशत अंक आपको पास होने के लिए जरूरी होते हैं। अभी यूपीएससी का 3-4 साल का ट्रेंड रहा है, 25% अंक यदि आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपका ये इंडियन लैंग्वेज का पेपर
पास होना मान लिया जाता है। मैं ये मानता हूँ कि आपके पास में हिंदी भारतीय भाषा के रूप में एक पेपर आप देने जा रहे हैं, तो उसमें क्या आएगा। दूसरा हम बात करते हैं इंग्लिश का, अंग्रेजी का पेपर होता है, ये भी 300 अंक का होता है, 3 घंटे का होता है और 25% अंक आपको लाने इसमें ज़रूरी होते हैं। तो कुल मिलाकर हम कहें कि इसमें 75 प्लस अंक आने चाहिए और इसमें भी 75 प्लस अंक आने चाहिए, तो ही आप इस पेपर के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। तो इसका सिलेबस की हम बात करें कि इसके सिलेबस में जो पहला वो है आपका दिए गए गद्यांश को समझना। जैसा कि मेरे पास में सिलेबस है उसमें ये कहा गया है कि दिए गए गद्यांश को समझना। अंग्रेजी में ये कॉम्प्रिहेंशन के रूप में आता है और हिंदी में यूँ कहें कि गद्यांश होता है, उस गद्यांश को समझकर आपको उत्तर देना होता है। दूसरा हम बात करें संक्षेपण। संक्षेपण का मतलब होता है प्रेसीज राइटिंग। आपको एक गद्यांश दिया होगा, उस गद्यांश की प्रेसी आपको करनी पड़ेगी, तो प्रेसीज 1/3 शब्द में करनी होती है। ये आपका कॉम्प्रिहेंशन है जो प्रीलिम्स में भी सी सेट के प्रश्नों में पूछा जाता है। तीसरा हमारा है आपका लघु निबंध है। लघु निबंध मतलब शॉर्ट एसे है जिसको हमें लिखना होता है। शॉर्ट एसे जो 300 शब्दों में आपको लिखना होता है, इसमें हिंदी में और अंग्रेजी में, दोनों पेपरों में। फिर चौथा है हमारा अंग्रेजी से भारतीय भाषा में अनुवाद। अंग्रेजी से भारतीय भाषा में अनुवाद, जैसे आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, और यदि आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं तो भारतीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद। ये ट्रांसलेशन का चैप्टर है दोनों पेपरों को, मतलब सिलेबस दोनों पेपरों का समान है। और पांचवा है आपका शब्द प्रयोग और शब्द भंडार। ये वोकैबुलरी का प्रयोग है, वोकैबुलरी है इसमें, वोकैबुलरी और ग्रामर, वो शब्द भंडार के नाम से है। इसको बोलेंगे वोकैब एंड ग्रामर, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। साथियों, जो अभ्यर्थी सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन जब वो एग्ज़ाम्स में जाता है या एग्ज़ाम से पहले वो देखता है तो उसको लगता है कि पता नहीं मेरा लैंग्वेज का टेस्ट क्वालिफाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जो अंग्रेजी सब्जेक्ट को क्वालिफाई न करने की वजह से उनके दूसरे कॉपी जांच नहीं हो पाती। ऐसे होनहार छात्र सिविल सेवा में जाने से रुक जाते हैं, इसलिए इस पेपर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी 300 अंक का है तो साथियों इसको हम देखें तो इसके 75 अंक निर्धारित हैं, इसके आपके संक्षेपण के भी 75 अंक निर्धारित है। 150 हो गए, 150 के बाद में इसके 50 अंक निर्धारित है, 200 हो गए, अनुवाद के 50 अंक हो गए, 250 हो गए और आपके ग्रामर और वोकैब के 50 अंक हो गए। तो इस आधार पे आप तय कर सकते हैं कि इस पेपर में हम आसानी से उत्तर लिख सकते हैं। ये तो था हमारा भारतीय भाषाओं का पेपर या अंग्रेजी का पेपर जिसे आप क्वालिफाई करना आपको ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं जनरल स्टडी के प्रश्न पत्रों की। तो जनरल स्टडी के प्रश्न पत्रों की जानकारी हम जब देखते हैं तो मेरे पास जैसा कि सिलेबस में है तो इसमें प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2 और प्रश्न पत्र 3, 4, 5 के नाम से ये आते हैं। तो देखिए इसको, तो हम देखते हैं इसमें प्रश्नों को किस प्रकार के हैं। अब हम बात करते हैं आपके ऐसे प्रश्न पत्रों की जिसमें मार्किंग होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रश्न पत्र 1 की। प्रश्न पत्र फर्स्ट, पेपर फर्स्ट के नाम से निबंध का पेपर आता है। निबंध का पेपर आपको देना होता है। ये निबंध का पेपर साथियों 250 अंक का हुआ है। 250 अंक का निबंध का पेपर होता है। इस निबंध के पेपर में प्राय 2 निबंध पूछे जाते हैं, 2 निबंध लिखने होते हैं।
पूछे तो आपके 4-4-8 निबंध होंगे, जिनमें से 2 निबंध आपको लिखने होते हैं, प्राय 2 निबंध लिखने होते हैं। और ये निबंधों की शब्द सीमा प्रत्येक की 1000 शब्द होती है। 1000 शब्द होती है। मतलब यूँ कहें कि हम एक निबंध को आपको 6 या 7 पृष्ठों में लिखना होता है। अब ये जो निबंध होते हैं, ये निबंध एक बहुआयामी प्रकृति के निबंध होते हैं। जैसा कि सिलेबस में ये कहा गया है कि अभ्यर्थी को 2 विषयों पर निबंध 1000 शब्दों में लिखने होंगे। अब देखिए साथियों, यूपीएससी की मंशा को समझिए। हम लोग आईएएस की तैयारी कर लेते हैं, कोचिंगों में दाखिला ले लेते हैं, लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, लेकिन हमने कभी यूपीएससी के सिलेबस की ओर झांक कर नहीं देखा। यदि हम यूपीएससी के सिलेबस की ओर झांक कर देखें तो हमें लगता है कि उसमें क्लियर लिख रखा है, उन अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें। ध्यान रखिएगा, निबंध के विषयों को विषय के निकट रहते हुए, विषय के तो निकटता रखनी है, फिर दूसरा क्रमबद्धता रखनी है। ये यूपीएससी कह रहा है साहब, मैं नहीं कह रहा, ये यूपीएससी कह रहा है। विषय के निकटता, विषय से निकटता, क्रमबद्धता और संक्षिप्तता हो, प्रभावी अभिव्यक्ति हो। मतलब आपकी जो लिखने की क्षमता है वो एक्सप्रेशंस पावर अच्छी हो, और सटीक अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें मार्किंग की बात नहीं की है। इसमें कहा है कि विषय के निकटता हो, क्रमबद्धता हो, संक्षिप्तता हो, प्रभावी अभिव्यक्ति हो और सटीक अभिव्यक्ति हो, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यूपीएससी द्वारा प्रायोरिटी कौन से निबंध को दी जाती है? ऐसे निबंधों को दी जाती है जो इन चीज़ों की बात करता है। तो अब हमें बात ये आती है कि यूपीएससी ये निबंध के प्रश्न, ये निबंध क्यों लेता है? निबंध का पेपर यूपीएससी ने स्पेशली क्यों रखा है? साथियों, मैकाले का घोषणा पत्र आपने पढ़ा होगा 1835 ईस्वी का। उसमें भी क्लियर कहा गया था कि हमें ऐसे अभ्यर्थियों को लेना है जिनकी प्रभावी लेखन अभिव्यक्ति हो, जो सरकार में आने के बाद में अच्छी रिपोर्टिंग कर सके, अच्छी अभिव्यक्ति के साथ में सरकार की छवि को और ज़्यादा सुधार सके। आज की स्थितियाँ ये हो गई है कि साथियों की पहले तो आर्ट्स के अभ्यर्थी यूपीएससी में जाते थे, और आर्ट्स या यूँ कहें कि कला वर्ग के अभ्यर्थियों में लेखन अभिव्यक्ति बहुत अच्छी होती थी। लेकिन जब से इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड्स के छात्रों का सिविल सेवा में पदार्पण हुआ, सिविल सेवा में रुझान बढ़ने लगा, तो उनकी एक्सप्रेशंस पावर इतनी अच्छी नहीं होती। इसलिए सभी लोगों को खुली भर्ती है, सभी लोगों को सरकार ने, यूपीएससी ने दरवाजे खोल रखे हैं कि आप यूपीएससी दीजिए, लेकिन हम ऐसे लोगों को लेंगे जो निबंध बहुत अच्छा लिखते हों। तो निबंध के लिए हमें क्या करना है कि जो भी कोई टॉपिक हो साथियों, टॉपिक की बात करें, उस टॉपिक के में 2-3 चीज़ें होती है। एक तो आपका होता है प्रस्तावना, जिसको हम कहते हैं इंट्रो। ये अलग से हम बताएंगे कि इंट्रो कैसे लिखा जाता है। और दूसरा इसका मध्य भाग होता है, ये मध्य भाग काफ़ी मायने रखता है। तीसरा होता है इसका निष्कर्ष। 3 भागों में ये निबंध होता है, और ये निबंध के जो जान होती है वो इंट्रो और कॉन्क्लूजन ही होता है। साथियों, जो इंट्रो और कॉन्क्लूजन ही निबंध की जान होती है, और इससे ही एग्जामिनर पता लगा लेता है कि आप वास्तव में सिविल सेवा में जाने लायक हो कि नहीं हो। और मध्य भाग तो इसका विस्तार होता है, उसमें यह देखी जाती है कि आप विषय के साथ कितनी निकटता रखी, कितने आपने सिस्टमेटिक ढंग से लिखा, ब्रीफ में आपने कितनी बातें कर दी। तो ये मध्य भाग में आपके 2 आयाम हो सकते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। ये सारे आयामों से आप
उत्तर लिख सकते हैं, या यूँ कहें कि आप पक्ष और विपक्ष में मध्य भाग को डाल सकते हैं। यदि कोई टॉपिक डिबेटेबल है तो उसको पक्ष और विपक्ष में भी हम बांट सकते हैं। जब पक्ष और विपक्ष में हम बांटें तो हमें उसके ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक आदि आयामों से चर्चा करनी होती है। यूँ समझिए कि आपका एक पैरा आपका प्रस्तावना का बनता है, एक पैरा आपका निष्कर्ष का बनता है, और वो टॉपिक डिबेटेबल है और आपने पक्ष और विपक्ष में लिखा है तो 1 2 3 4 5 6 7 पैरा इसके बन जाते हैं। और इसी तरीके से 4-5 पैरा आप विपक्ष में कर देते हैं तो 7 और 4 11 और 2 13 पैरा का आपका निबंध तैयार हो जाता है। और ये निबंध 13-14 पैरा का सीधा मतलब होता है कि 5 से 7 पेज का निबंध आपका तैयार हो जाता है। और मैं ये आपसे दावा करता हूँ, आपसे एक अश्योर करता हूँ कि आपके 250 में से 130 से 160 अंक इन आधारों पर आ सकते हैं और ये निबंध में बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं। इसलिए मैं तो ये चाहूँगा कि आपको जो भी निबंध लिखाए जाए तो उस निबंध लिखने के लिए एक अच्छे मेंटर के साथ, अच्छे कोच के साथ, अच्छे गाइड के साथ में निबंध लेखन की आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये आधार स्तंभ है सिविल सेवा का। तो ये था हमारा निबंध का टॉपिक। साथियों, अब हम बात करते हैं प्रश्न पत्र द्वितीय की। प्रश्न पत्र द्वितीय का आप यदि सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में इसका नाम है भारतीय विरासत और संस्कृति। भारतीय विरासत और संस्कृति, कोमा लिखिए आप, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज। विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज, इस नाम से आपका ये पेपर है जो 250 अंक का आता है। 250 अंक है साथियों इसमें, और ये 250 अंक में हम बात करें कि 20 प्रश्न आते हैं। 20 प्रश्न। इस 20 प्रश्नों के जो उत्तर है हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। इसमें पहला तो है 10 प्रश्न और दूसरे हैं आपके 10 प्रश्न। साथियों, जो 10 प्रश्न होते हैं वो 10 प्रश्न आपके 250 शब्दों में उत्तर देने वाले होते हैं और हर एक प्रश्न के 15 गुणा 10 150 अंक होते हैं। जो दूसरे जो प्रश्न हैं हमारे, वो दूसरे प्रश्न आपके 10 प्रश्न होते हैं जो आपको 150 शब्दों में और कहीं कहीं 100 शब्दों में उत्तर देने होते हैं, जो आपके 10 गुणा 12.5 मतलब 125 है। हाँ, 10 गुणा 10 100 अंक के होते हैं। इसमें कभी कभार 12.5 अंक के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से हम 2 तरीके से हम बांटते हैं इनको, इन प्रश्नों को 150 शब्दों में, 100 शब्दों में, 250 शब्दों में। अब उत्तर लिखना है हमें, तो पहले हम सिलेबस की बात करें और फिर उत्तर लिखें। उत्तर लेखन के लिए जैसा कि मैंने आपको टॉपिक में भी बताया कि 3 का नियम से हम हर एक प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से दे सकते हैं, ये हमारा की पॉइंट्स है। लेकिन सबसे पहले मैं सिलेबस आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आप अच्छा काम कर सके, अच्छा लिख सके, आपको पता हो कि सिलेबस में आता क्या है। कई साथी हमारे ऐसे हैं जिनको आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, 2 साल 3 साल हो गए, उनको सिलेबस तक का पता नहीं है कि सिलेबस मेंस का क्या होता है, क्या क्या किस किस पेपर में क्या क्या आता है। तो ये हमें जानने की ज़रूरत है। तो पहला जो हमारा, इसको हम 4 आयामों से बांट सकते हैं। पहले जो हमारे पेपर है वो भारतीय इतिहास और संस्कृति के हैं। भारतीय इतिहास और संस्कृति का पेपर है
और प्रश्न है, इस प्रश्न में आप जब टॉपिक देखेंगे तो इसमें क्लियर लिख रखा है प्राचीन से आधुनिक काल तक की कला और साहित्य। प्राचीन और आधुनिक काल तक की, ये इसमें आर्ट एंड कल्चर है बेसिकली आपका, आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न हैं। दूसरा हम करें आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, ये आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्न हैं। तो जनरली मैं आपको बताऊं कि इसके तो 5 प्रश्न आते हैं आर्ट एंड कल्चर के, और आधुनिक भारत के 5 प्रश्न आते हैं। यूँ कहेंगे कि 4 प्रश्न आते हैं आधुनिक भारत के, और तीसरा है विश्व का इतिहास। और विश्व का इतिहास से 1 प्रश्न आता है, कभी कभार 2 भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो 10 प्रश्न आपके इतिहास से जुड़े होते हैं, जिसमें क्लियर लिख रखा है 1750 से आज तक के इतिहास की जानकारी है। और जब हम विश्व के इतिहास की बात करते हैं तो विश्व का इतिहास हमारा 1750 ईस्वी के बाद का है, मतलब 1718वीं सदी का है। चौथा हम करें कि भारतीय समाज की बात। भारतीय समाज में जो चेंजेज आ रहे हैं उन चेंजेज के बारे में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनसे सामान्यतः 4 या 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कभी कभार इनकी संख्या में भी वृद्धि कर दी जाती है। 5वां हम बात करते हैं आपका भूगोल के प्रश्न हैं। इस भूगोल के प्रश्नों को भी हम साथियों 2-3 भागों में बांट सकते हैं। इसके 5 या 6 प्रश्न हर साल आते हैं। जैसे 2021 का ट्रेंड हम देखें तो 2021 के ट्रेंड्स में कुछ चेंजेज हो गए हैं। जैसे हम करें कि विश्व का भौतिक भूगोल और संसाधन और आर्थिक भूगोल आता है। विश्व का भौतिक भूगोल है इसमें, और विश्व के भौतिक भूगोल में हम बात करें तो स्पेशली रेफरेंस टू साउथ एशिया एंड इंडिया के कंटेक्स्ट में ये सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है संसाधन और आर्थिक भूगोलों का। संसाधन तथा आर्थिक भूगोल का, इसमें आप सब लोग जानते होंगे कि रिसोर्सेज ज्योग्राफी में हम वन संसाधन, जल संसाधन, भू संसाधन पढ़ते हैं, और इन संसाधनों से इकोनॉमी, हमारी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस एक्टिविटीज़ कैसे डेवलप की जाती है, या दूसरे शब्दों में हम कहें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र कैसे डेवलप किए जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हमारा दूसरा पेपर होता है जो 250 अंकों में देना होता है। तो ये चीज़ें हमारी हो गई। अब हम बात करते हैं प्रश्न पत्र 3 की। मैं उत्तर लेखन की बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं प्रश्न पत्र 3, जिसको हम इसको प्रश्न पत्र 2 को हम GS 1 के नाम से जानते हैं जनरली। प्रश्न पत्र 3 को हम GS 2 के नाम से हम जानते हैं, जिसमें आपके सिलेबस में लिखा हुआ है शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, संविधान, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। साथियों, शासन प्रणाली, देखिए इसको हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें आपके एक तो भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुई बातें हैं, इसमें गवर्नेंस से जुड़ी हुई बातें हैं, गवर्नेंस से जुड़ी हुई बातें हैं, इसमें हम यूँ कहें कि गवर्नेंस के साथ में सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई बातें हैं, सोशल जस्टिस से, और हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बातें हैं। तो इस पेपर को भी हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आपका है शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था की हम बात करें तो भारतीय संविधान है इसमें, और गवर्नमेंट और गवर्नेंस है, और सोशल जस्टिस है, और चौथा हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है। तो इन प्रश्नों से जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और ये भी आपके 250 अंक का होता है, और इनके जो तरीके होते हैं वो 100, 150, 250 शब्दों में आपको उत्तर देना होता है। तो ये बात हमारे सेकंड पेपर की होती है। अब हम इसकी बात करें साथियों, तो सबसे पहले ये साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ मैटर है, तो जो मैंने आपको NCERTs बताई थी वो NCERTs को आपको फॉलो करना है। चाहो तो आप CCERT की वेबसाइट भी स्पेशली आप इसमें देख सकते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के लिए भी आपको NCERTs फॉलो करनी है, जो हमारे पहले वीडियो में आप देख सकते हैं। तीसरा, वर्ल्ड हिस्ट्री की हम बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री की 12th की जो NCERT है
वो आपको फॉलो करती है इसमें। और इंडियन सोसाइटी की बात करें तो हमें 12th की जो एनसीईआरटी की किताब है इंडियन सोसाइटी के नाम से, वो इंडियन सोसाइटी आपको देखनी है। और जब भूगोल की बात आती है तो 11th और 12th की हमारी जो ओल्ड एनसीईआरटी है उस ओल्ड एनसीईआरटीज को देखना है, सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। तो ये आप हमारा इतिहास का पहले पेपर के चीज़ें हम देख सकते हैं। और जो टॉपिक टू टॉपिक आप शॉर्ट नोट्स बनाकर अपनी तैयारी को एक बहुत बड़ा आयाम दे सकते हैं। अब सेकंड की हम बात करें तो इंडियन पॉलिटी की हम बात करें तो इंडियन पॉलिटी में आप बेयर एक्ट के साथ में एनसीईआरटीज को फॉलो कर सकते हैं और जो करंट अफेयर्स की जो बातें हैं उसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई बातें पूछी जाती है। सोशल जस्टिस में हम सरकार की जो भी स्कीम्स वगैरह चल रही है या सरकार की जो वेबसाइट्स है उस वेबसाइट्स को हम देख सकते हैं। आईआर के लिए हमारी जो 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी ही पर्याप्त होती है। और गवर्नेंस के लिए आपको गुड गवर्नेंस से जुड़ी हुई बातें, सरकार ने जो सुधार किए हैं, प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाइट्स को आप देख सकते हैं और वहाँ को उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्न पत्र 3rd के बारे में बात हुई। अब हम बात करते हैं प्रश्न पत्र 4th की, पेपर 4 की बात करते हैं, जिसको लोग जीएस 3rd के नाम से जाना जाता है। जीएस 3rd के नाम से ये पेपर है साथियों। और जीएस 3rd में आप सब लोग जानते होंगे कि इसमें इकोनॉमी आती है, इसमें टेक्नोलॉजी आती है, इसमें पर्यावरण आता है, इसमें आपदा प्रबंधन आता है। इसको हम यूँ कहें कि यूपीएससी के अनुसार हमने बांटकर इसको कहें अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बातें हम कह सकते हैं। हम इसमें कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई बातें हम कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बातें। इसमें हम कह सकते हैं आपके पर्यावरणीय मुद्दे इसमें रख सकते हैं, और आपदा प्रबंधन व आपदा प्रबंधन, इस तरीके से हम इस 3rd पेपर को बांट सकते हैं। इकोनॉमी के प्रश्न की बात करें, इंडियन इकोनॉमी के लिए मैंने जैसा कि आपको पहले वाले वीडियो में बताया कि 11th क्लास की एनसीईआरटी ही पर्याप्त होती है। यदि आप बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया एयर बुक से इसको अपडेट कर देते हैं तो इकोनॉमी का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। दूसरा, हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी के लिए जो वेबसाइट्स हैं भारतीय मंत्रालय, उनके यदि एनुअल प्रोग्रेसिव रिपोर्ट, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन यदि हम पढ़ लेते हैं डीआरडीओ का, इसरो का, एनपीसीआईएल का, डीओआईटी का, एमईआईटी का, ये सारे हम पढ़ लेते हैं तो टेक्नोलॉजी हमारी कंप्लीट हो जाती है साथियों। और पर्यावरण मुद्दों की हम बात करें तो एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए हमें MOEFC की साइट्स पे जाकर जो इश्यूज हैं, चाहे प्रदूषण का इश्यू हो, चाहे अपशिष्ट प्रबंधन का इश्यू हो, चाहे आपका किसी दूसरे प्रकार आपदा प्रबंधन का इश्यू हो, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइट्स पर जाकर आप आपदा प्रबंधन को देख सकते हैं साथियों। इसमें जीएस 3rd में आंतरिक सुरक्षा और इंटरनल सिक्योरिटी के भी प्रश्न आते हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी भी आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइट्स पर आप देख सकते हैं। MHA की साइट्स इसको फॉलो करनी चाहिए। आपदा प्रबंधन के लिए भी MHA की साइट्स आप फॉलो कर सकते हैं। पर्यावरणीय मुद्दों के लिए आप MOEFC फॉलो कर सकते हैं। MOEFC इकोनॉमी के लिए मैंने आपको बताया कि NCERTs फॉलो कर लीजिए। टेक्नोलॉजी के हमने बताया कि जो तकनीकी विभाग हैं उन विभागों के वेबसाइट्स को फॉलो करके आप 3rd पेपर में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं साथियों। एक बात और बताऊं कि इकोनॉमी के ही 10 प्रश्न आते हैं, इसमें भी वही 20 प्रश्न होते हैं, जिसमें इकोनॉमी के आपके 10 प्रश्न आते हैं, 2 या 3 प्रश्न आपके प्रौद्योगिकी के आते हैं, पर्यावरणीय मुद्दे के आपके 2 प्रश्न आते हैं, आपदा प्रबंधन का 1 प्रश्न आता है, और 5 या 6 प्रश्न हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के आते हैं। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के प्रश्नों को आप कर सकते हैं। चौथा हमारा जो पेपर है GS 4 जिसे हम कहते हैं, या प्रश्न पत्र 5, ये प्रश्न पत्र 5 जो है हमारा वो GS 4 के नाम से जनरली जाना जाता है, जिसमें सिलेबस में तो कहा गया है आपके GS 4 को सत्यनिष्ठ, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, टॉपिक का नाम रखा है उन्होंने नीति शास्त्र, एथिक्स, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, अभिरुचि
एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एटीट्यूड, ये इस नाम से ये चीज़ें रखी गई है। हिंदी में तो बैठता ही नहीं है, लेकिन अंग्रेजी आप एथिक्स में पढ़ते हैं तो जनरली हम यूँ कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का पेपर है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का प्रश्न पत्र है। और इस एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स भी आपके 250 अंक का है। इसमें साथियों 20 प्रश्न नहीं आते, जैसा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जो 20 प्रश्न बता रखे हैं वो 20 प्रश्न यहाँ नहीं आते हैं। इसमें 14 प्रश्न आते हैं, जिसमें 8 प्रश्न तो आपके एथिक्स से जुड़े हुए होते हैं और 6 प्रश्न आपके केस स्टडी के जुड़े होते हैं। ये केस स्टडी के प्रश्न होते हैं और ये जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि आप निबंध में जिस तरीके से अच्छा लिख सकते हो, क्या आप इंटीग्रिटी के साथ में, एटीट्यूड के साथ में, राइट अप्रोच के साथ में इन प्रश्नों के उत्तरों को लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, इस संबंध में। और एक बहुत बड़ा वैक्यूम है साथियों आज इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन में कोई अच्छी किताब नहीं है, क्योंकि हम जो भी किताबें पढ़ते हैं कहीं न कहीं वो किताबें उस व्यक्ति विशेष से या उस संस्कृति विशेष से जुड़ाव रखती है जो एथिक्स के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं है। कहीं तो किसी पोर्शन को बहुत बड़ा बता दिया जाता है, कहीं किसी को हल्का कर दिया जाता है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आप इसके लिए एथिक्स पढ़ रहे हैं, नीति शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो आप 11th क्लास की RBSE की दर्शन शास्त्र की किताब पढ़ लीजिए, तो आपको नीति शास्त्र आपका कंप्लीट हो जाता है। कुछ टॉपिक हमारा, ये तो दर्शन शास्त्र की किताब है, कुछ टॉपिक के जो इसके बाकी बचे हुए हैं वो 11th और 12th के मनोविज्ञान, जो NCERT में साइकोलॉजी है वहाँ से लिए गए हैं, उसको आप कर लीजिए। और जो भी सरकारी विभागों में आप जुड़े हुए हो, आपके माता पिता जुड़े हुए हो, भाई बहन जुड़े हुए हो, उनको किस किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनसे पूछिए। विभागों में जाइए, कार्यालयों में जाइए, आपके मेंटर कोच से पूछिए कि सरकारी सिस्टम चलता कैसे है और उससे जुड़ी हुई कैसे स्टडीज़ का उत्तर हमें कैसे लिखना चाहिए, तो आप चौथे प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैंने आपको 1250 अंक का मैटर आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं छठे और सातवें प्रश्न की। पेपर 6 मतलब यूँ कह सकते हैं प्रश्न पत्र 6 और प्रश्न पत्र 7। साथियों प्रश्न पत्र 6 और 7 वैकल्पिक विषय का होता है, जिसमें से एक विषय आपको चुनना होता है। 23 विषय है इसमें, इन 23 विषयों में से एक विषय आपको चुनने होते हैं। इसमें आपके लैंग्वेज भी होती है, इसमें आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी हैं, इसमें आपके साइंस के सब्जेक्ट्स भी हैं। तो ऐसे विषय 25 विषय हैं इसमें। दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, जो भी आपको सब्जेक्ट्स अच्छा लगता है उनको आप ले लीजिए। ये 250 अंक के हैं। पहला 5वां प्रश्न, जैसे आपने फिलोसॉफी सब्जेक्ट लिया तो फिलोसॉफी सब्जेक्ट का पहला जो पेपर है वो 250 अंक का होगा। इसे भी 2 भागों में बांट रखा है, भाग ए और भाग ब। जैसे दर्शन शास्त्र की नज़ीर हम रखें, उदाहरण हम रखें, तो दर्शन शास्त्र में जो प्रश्न है वो प्रश्न इस प्रकार से होंगे। 5 प्रश्न आएंगे इसमें साथियों, 5 आपको करने होंगे। प्रश्न तो आपके 8 आएंगे। जैसे 8 प्रश्नों में भाग ऐसे 4 प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न। भाग ब से आपके 4 प्रश्न आएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न अनिवार्य होगा करना भाग ऐसे, और भाग ब से 5वां प्रश्न आपको करना अनिवार्य होगा। इनके जो उत्तर दिए जाएंगे और कुल मिलाकर बाकी के 3 प्रश्न आप किसी भी पोर्शन से कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको 5 प्रश्न करने होंगे इसमें, और 5 प्रश्न का मतलब होता है एक प्रश्न 50 अंक का है, तो कुल मिलाकर 250 अंक के ये प्रश्न हो जाते हैं। इनके उत्तर आपको 100 शब्दों में, 125 शब्दों में, 150 शब्दों में, 200 शब्दों में, 250 शब्दों में उत्तर देना होता है। तो कुल मिलाकर हम 1750 अंक की तैयारी कर चुके हैं। और 1750 अंक में से यदि कोई भी अभ्यर्थी 800 प्लस अंक ले आता है तो वो बहुत अच्छी रैंक के साथ में सफल होने के चांसेस रखता है।
800 अंक मतलब आधे अंक से भी कम 45%, 40% के करीब वो व्यक्ति नंबर लाता है तो बहुत अच्छे अंकों के साथ पास हो सकता है। हाँ जी, अब हम बात करें कि मुख्य परीक्षा में प्रभावी उत्तर कैसे लिखें। आप मेंस लिखने जा रहे हैं और मेंस लिखने में यदि आपको उत्तर लिखना नहीं आता तो समझिए कि आप सिविल सर्विसेज के लायक नहीं है, और सिविल सर्विसेज में यूपीएससी आपको प्रथम दृष्टया ही दरकिनार कर सकती है, आपको रिजेक्ट कर सकती है। इसलिए पहले हमें ये देखना है, जैसा कि मेरे पास में मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य समझ का परीक्षण करना है। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य परीक्षा के उद्देश्य क्या बताए हैं यूपीएससी ने। मुख्य परीक्षा का उद्देश्य बताया है अभ्यर्थी की सामान्य समझ का परीक्षण करना। ध्यान रखिए, कॉमन सेंस, सामान्य समझ को हम कहेंगे कि कॉमन सेंस का टेस्ट है ये, टेस्ट ऑफ कॉमन सेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन टेस्ट, कॉमन सेंस कैसे डेवलप करें। दूसरा इसमें करना है कि सूचना का भंडार और स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं है। मतलब क्या नहीं है, क्या नहीं, जिसमें अधिकांश लोग जानते हैं मुख्य परीक्षा का उद्देश्य है सूचना भंडार, सूचना भंडार और स्मरण शक्ति का आकलन नहीं है, वह स्मरण शक्ति का, मेमोरी का आकलन नहीं है। ये ध्यान रख लीजिए, आकलन नहीं है। इवेल्युएशन आपका इंफॉर्मेशन का और मेमोरी पावर का नहीं होता। जब यूपीएससी क्लियर लिखती है तो फिर आप क्यों टेंशन लेते हैं। दूसरा इसमें लिख रखा है कि वरन अभ्यर्थी के समग्र बौद्धिक गुणों, मतलब समग्र बौद्धिक गुणों का आकलन करना है, बौद्धिक गुणों और उनके गहन ज्ञान का आकलन करना है, बौद्धिक गुणों और गहन ज्ञान का आकलन, गहन ज्ञान का, इंटेंसिव नॉलेज का आकलन करना है कि पढ़ा लिखा है तो वो व्यक्ति गुणा भी है कि नहीं है, इसका आकलन करती है। ध्यान रखिएगा, ओवरऑल इंटेलिजेंस क्वालिटीज आप में ये नहीं है कि केवल ज्ञानी हो, ज्ञानियों को तो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया यूपीएससी ने, ज्ञानी हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें समझदार व्यक्ति चाहिए। समझदार, समझदार का मतलब विजडम जो रखे, विजडम, समग्र बुद्धि का मतलब विजडम रखता हो, वो व्यक्ति यूपीएससी में सिलेक्ट होने लायक है। अब देखिए प्रश्नों की प्रकृति, ये तो परीक्षा का उद्देश्य हो गया साथियों। अब मुख्य परीक्षा के प्रश्नों की प्रकृति, क्लियर लिख रखा है। हम यदि सिलेबस को सही ढंग से पढ़ लें तो हम आसानी से उत्तर लिख सकते हैं। तो देखिए प्रश्नों की प्रकृति में क्लियर लिख रखा है यूपीएससी में, प्रश्नों का स्वरूप और उनका उत्तर ऐसा होगा कि कोई भी शिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के उनका उत्तर दे सके। देखिए साथियों, प्रश्नों का स्वरूप क्या बताया गया है, प्रश्नों का स्वरूप कैसा होगा और उनका स्तर तथा उनका स्तर सामान्य शिक्षित व्यक्ति से उत्तर देने की अपेक्षा की जाए, अपेक्षा हो, ऐसा होगा जो सामान्य शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा हो। देखिए जनरल एजुकेटेड पर्सन से जिनका उत्तर देने की अपेक्षा की जाए वो इसका स्टैंडर्ड होगा, इसका नेचर और लेवल आपका कैसा होगा कि एक एजुकेटेड पर्सन बिना किसी तैयारी के सामान्य उत्तर दे सके। देखिएगा कि कैसे उत्तर दे सके, बिना किसी तैयारी के, ऐसा अवेयर्ड पर्सन, एजुकेटेड। देखिए एजुकेटेड, लिटरेट, एजुकेटेड में बहुत अंतर होता है। एजुकेटेड है और एजुकेटेड के साथ में यदि वो अवेयर भी है तो वो व्यक्ति यूपीएससी क्लियर करने लायक है।
साथियों ध्यान रखिएगा, रट्टू नहीं चाहिए, यूपीएससी को रट्टू नहीं चाहिए, रट्टू लोगों का कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी को साक्षर नहीं चाहिए, यूपीएससी को शिक्षित चाहिए। और शिक्षित भी कौन सा, जो आसपास के परिवेश की जानकारी रखता हो, समझ रहे हैं मेरी बातों को आप, कि हमें यूपीएससी को कैसा व्यक्ति चाहिए, शिक्षित हो, और शिक्षित भी कैसा हो, जो आसपास के परिवेश की जानकारी रखता हो, मतलब अपने जिले की, क्षेत्र की, देश की, राज्य विश्व की सबकी जानकारी रखता हो। मतलब ऐसा व्यक्ति जो जागरूक हो, मतलब जागरूक और शिक्षित व्यक्ति चाहिए यूपीएससी को, जागरूक और शिक्षित ये चाहिए। अब जागरूक और शिक्षित चाहिए तो क्या करें, अब क्लियर लिख रखा है उसमें कि प्रश्न कैसे होंगे, प्रश्नों का जो लेवल होगा ना साथियों, इसमें प्रश्नों का लेवल, प्रश्नों के प्रकार यूपीएससी या सिविल सेवा, यूं लिख लीजिए, सिविल सेवा में कैरियर बनाने से जुड़े होंगे। मतलब ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भविष्य में आप जब आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे या सिविल सेवक बनेंगे तो उन बातों को आप आसानी से समझ सकें और उनका उत्तर दे सकें। कुल मिलाकर ये कह रहा है कि आपसे प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जो आपको सिविल सर्वेंट्स बनाने लायक गुण, मतलब ऑफिसर्स लाइक्स क्वालिटीज का आकलन यूपीएससी कर सके। ये तो हुई हमारे प्रश्नों की प्रकृति, ये हुआ मुख्य परीक्षा का उद्देश्य। अब हमें लिखना है कि प्रभावी उत्तर लेखन कैसे होगा, मतलब मार्किंग कैसे होगी। अच्छी मार्किंग के लिए भी उन्होंने बता रखा है, अच्छी मार्किंग कैसे हो तो उसमें ये बता रखा है कि मार्किंग के लिए कि कौन से, क्लियर लिख रखा है कि आयोग प्रासंगिक संक्षिप्त, ध्यान रखिएगा, प्रासंगिक मतलब रिलीवेंट उत्तर हो, प्रासंगिक संक्षिप्त मतलब ब्रीफ में उत्तर दिया जाए। तीसरा इन्होंने बता रखा है संगत, कंसिस्टेंसी हो, संगतता हो। चौथा है इसमें आपका सार्थकता और सारगर्भिता हो, सार्थकता हो इसमें और सारगर्भितता हो। ऐसे उत्तरों को अंक दिए जाएंगे। क्लियर लिख रखा है साथियों इसमें कि प्रासंगिक, संक्षिप्त, संगत, सार्थक और सारगर्भित। यदि ये उत्तर आप लिखते हैं तो आपको अंक मिलेंगे। और देखिए किसको नहीं मिलेंगे, ये भी लिख रखा है, सतही ज्ञान को अंक नहीं दिए जाएंगे, सतही ज्ञान को अंक नहीं, समझ रहे हैं आप, सरफेस नॉलेज जो रखता हो उसको अंक नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे जी, क्लियर कह रखा है कि ये चीज होनी चाहिए। और ये चीज कैसे आती है, ये चीज आती है 3 के नियम से। 3 का नियम हम बताएंगे। बताने से पहले साथियों एक बहुत जोरदार बात मैं आपके समक्ष करना चाहूँगा। वो समक्ष ये है सबसे बड़ी बात कि क्या होनी चाहिए आपके पास में। अब देखिए साथियों, हम बात कर रहे थे कि यूपीएससी की डिमांड्स और सुनिए। यूपीएससी कहता है कि हम ये प्रश्न होंगे, इस आधार पे आप उत्तर लिखेंगे तो हम आपको अंक देंगे। सरफेस नॉलेज को हम अंक नहीं देंगे, रट्टू लोगों को हम अंक नहीं देंगे, ज्ञानी लोग हमारे काम के ही नहीं है। हमें तो समझदार व्यक्ति चाहिए जी, शिक्षित चाहिए, जागरूक चाहिए, समझदार चाहिए। और जो दूसरे कोई आते हैं उनको हम नहीं देंगे, चाहे कितना ही IITN पास हो, कितना ही IIMs हो, कितना ही डॉक्टर हो, कितना ही इंजीनियर हो, कितना ही आपका एलिट क्लास का व्यक्ति हो, यदि वो नहीं रखता है तो फिर देखिए उत्तर लेखन के लिए क्लियर लिख रखा है। उत्तर लेखन में अभ्यर्थी ध्यान दें, क्योंकि जब हम उत्तर लिखते हैं तो हमें पता ही नहीं होता हम क्या लिखने जा रहे हैं। लिख रखा है उत्तर देते समय अभ्यर्थी भारतीय अंकों का प्रयोग करे, भारतीय
अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग करें, अंतर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें। अंतर्राष्ट्रीय रूप देखिए, भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप, अंतर्राष्ट्रीय रूप क्या है? भारतीय अंक तो आपने सुना होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना, ये 4 है, ये वाले उपयोग नहीं करने। इसका अंतर्राष्ट्रीय रूप है 1 2 3 4 5 6 आदि। क्लियर लिख रखा है साथियों। इसके अलावा यदि आप पॉइंट्स बनाते वक्त किसी का भी उपयोग करते हैं तो आपके एग्जामिनर नंबर काट सकता है। ये बात किसी भी कोचिंग वाले को पता नहीं है, ये बात किसी भी एक्सपर्ट्स को पता नहीं है, क्योंकि जो भी दुकानें खुल रखी है वो ये दुकानें ये नहीं बताती कि 1 2 3 4 5 6 में उत्तर देना है। वो जो किताब वाले हैं, आपके पब्लिशर्स हैं बड़े बड़े, वो पब्लिशर्स भी ये नहीं लिखते कि हमें ऐसे उत्तर देना है। एक ट्रेंड चल गया है। वो ट्रेंड क्या चला है? आपको स्टार में उत्तर दे देते हैं, आपको बुलेट फॉर्म में दे देते हैं, इस रूप में उत्तर दे देते हैं, एबेसेदे में लिख देते हैं, कख गगने में लिख देते हैं। अरे साथियों, यदि इस तरीके से उत्तर लिखे जाते हर कोई व्यक्ति सिविल सेवक होता। यदि आप हमारे संविधान की राजभाषा के नियमों को ही नहीं जानेंगे, संविधान के अनुच्छेदों की मूल भावना को ही नहीं समझेंगे, तो आप सिविल सेवक कैसे बनेंगे? तो मैं तो आपसे कहूंगा कि 1 2 3 4 5 6 में लिखे, क्योंकि यूपीएससी इन्हीं को ही अंक देता है। फिर उन्होंने कहा है कि यदि इनका भी सपाट करना है तो यथा आवश्यक एसआई इकाइयों का प्रयोग करें, यथा आवश्यक एसआई इकाइयों का प्रयोग करें, एसआई इकाई का प्रयोग। यदि आपको विज्ञान वगैरह में करना है तो अंतर्राष्ट्रीय मानक एसआई यूनिट्स, जो विज्ञान के कोई मात्रक लिखते हैं तो एसआई यूनिट्स का करें। और 1 2 3 4 का हमें सब पाठ करना हो तो रोमन अंक में 1 2 3 में आपको उत्तर लिखना होगा। ABCD में, एबेसेडे में, कैकागगने में, बुलेट फॉर्म में, स्टार में, एरो में उत्तर नहीं लिखना है। इस बात को गांठ बांधकर सोच लीजिए, समझ लीजिए, कर लीजिए कि हमें उत्तर लेखन में कैसे ये लिखना है। अब हम बात करते हैं 3 के नियम की। हाँ, 3 का नियम क्या है? 3 का नियम, उत्तर लेखन में 3 का नियम। जैसा कि हमारा ये टॉपिक है, उस टॉपिक के आधार पर हम बताते हैं कि 3 का नियम क्या होता है। अब 3 के नियम की बात यह है कि कई छात्र तो जानते ही नहीं है कि हमें उत्तर कैसे लिखना चाहिए। और ये उत्तर लेखन की जो तकनीक है, ये एक कला है साथियों। ये कला हर किसी में नहीं होती, ये कला डेवलप की जाती है, ये कला धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा नियम बताऊंगा, उस नियम से आप बिना किसी बात को रटे, बिना किसी तथ्यों को जाने तो भी आप अच्छा उत्तर लिख सकते हैं, गुड उत्तर लिख सकते हैं। सरफेस नॉलेज वाला उत्तर से आप दूर हो सकते हैं, यूपीएससी आपको मार्किंग कर सकती है। वो है 3 का नियम। ये 3 का नियम ये है साथियों कि यदि आप कोई भी उत्तर लिख रहे हैं तो आपके पास कम से कम 3 तथ्य होने चाहिए। 3 तथ्य, 3 फैक्ट्स आपके पास में होने चाहिए। ये 3 फैक्ट्स ही आपको प्रभावी उत्तर देने में मदद कर सकता है। ये प्रभावी उत्तर क्या है, किस प्रकार से है, इसको जानने की हमें जरूरत है। तो देखिए, 3 के नियम का ये है कि मान लो कोई भी प्रश्न आता है तो सबसे पहले हमें प्रश्न का उत्तर लिखते समय, उत्तर देते समय प्रश्न के की पॉइंट्सों पे जाना है, प्रश्न के की पॉइंट्स को अंडरलाइन करनी है। की पॉइंट्स को आपने अंडरलाइन कर ली, फिर इसके प्रश्न के पुछल्ले शब्द को, पुछल्ले शब्द पे गौर करना है, जो लास्ट में लिखा होता है कि आलोचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, मूल्यांकन कीजिए।
ऐसे कुचले शब्दों पे आपको गौर करना होता है। 2 काम आपके जब आप उत्तर दें तो उस वक्त ध्यान देना है। जब की पॉइंट्स पे आप बात करें तो की पॉइंट्स के कम से कम 3 तथ्य आपके पास में होने चाहिए। कई लोग 8 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स कर लेते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि एक समझदार व्यक्ति के पास में यदि 3 तथ्य हैं तो 3 तथ्यों से बहुत प्रभावी तरीके से उत्तर लिख सकता है। अब प्रभावी उत्तर क्या हो साथियों, हमारा एक ट्रेंड है इस 3 के नियम का। ये 3 का नियम ये कहता है कि जब आप पहला पैरा बनाएं, जब आप पहला पैरा बनाएं, इस पहले पैरे में ऐसी बात हो कि आपकी 1 या 2 वाक्य में इंट्रो, शॉर्ट इंट्रो हो जाए, शॉर्ट इंट्रो आपका हो जाए। और वो शॉर्ट इंट्रो ऐसा हो साथियों कि एग्जामिनर उस वाक्य को पढ़े और उस पढ़ते ही आपके दूसरी बातों को न पढ़कर सीधा मार्किंग कर ले और सीधे नीचे वाले पैरे में कंक्लूजन पे आ जाए कि ये जो पहला पैरा है, इस पहला पैरे के जो 1 या 2 वाक्य है, ये 1 या 2 वाक्य यूँ समझ लीजिए साथियों ये की पॉइंट्स के उत्तर हैं। जो की पॉइंट्स आपने अंडरलाइन किए हैं उस की पॉइंट्स के उत्तर आपने संक्षिप्त रूप में 3 तथ्यों के साथ में 2 वाक्यों में दे दिए हैं। अब इसका विश्लेषण करना है। आगे इसी पैरे में विश्लेषण कीजिए और विश्लेषण के लिए भी हमारे पास में 3 का नियम है साथियों। और ये 3 का नियम क्या है? क्या, क्यों और कैसे। यदि आपके पास तथ्य नहीं आ रहे हैं तो आप विश्लेषण कर दीजिए, व्याख्या कर दीजिए क्या, क्यों और कैसे से, तो आपका ये चीज बन सकती है। यदि आपका जो पेपर है ये तो क्या, क्यों और कैसे तो पैरावाइज बन जाएगा। और यदि आपको लगता है आपके पास में 3 या 4 तथ्य है तो उसमें शॉर्ट इंट्रो के साथ ही आप पॉइंट्स बना सकते हैं। ये पॉइंट्स 1, 2, 3, 4 में हो सकते हैं। जैसे कि यूपीएससी ने कहा है कि हमें 1, 2, 3, 4 फॉर्मेट में ही उत्तर देने चाहिए। ये तो हो गया आपका पहला पैरा, जिसको मेंस देने वाले 99.9% बच्चे कर आते हैं, क्योंकि सबको पता होता है, सब सोचते हैं कि हमने झंडे गाड़ दिए, झंडे उखड़े हैं साथियों, ये करके आ गए। लेकिन दूसरा पैरा आपका ये तय करेगा कि आप में सत्य ज्ञान नहीं गूढ़ ज्ञान है, आप में एक गहन ज्ञान है और गहन ज्ञान का आकलन आप यूपीएससी से करा रहे हैं। ये दूसरा पैरा आपका तय करेगा। ये दूसरा पैरा जो की पॉइंट्स आपने सेलेक्ट किए हैं उन की पॉइंट्स की आप तुलना कर दीजिए। जो आपने साथियों जो विश्लेषण किया है क्या, क्यों और कैसे जो हमारा अंतिम वाक्य होगा उस कैसे को हमें समझाना है। हाउ टू एक्सप्लेन साथियों, हाउ टू एक्सप्लेन और मोर एक्सप्लेन, हाउ टू मोर एक्सप्लेन। मोर एक्सप्लेन की डिमांड करता है कैसे, और कैसे को हम तुलना करके करते हैं। और ये तुलना ही आपका ऐसा टॉपिक है जो आपको अपडेटेड करता है। जो आपने बेसिक्स एनसीईआरटीज पढ़ी है उस एनसीईआरटीज के साथ यदि आप करंट से अपडेट हैं कि नहीं है, इस बात का आकलन करती है तुलना। ये तुलना आपकी समान व्यवस्थाओं से हो सकती है, ये तुलना आपकी उदाहरणों से हो सकती है, ये तुलना आपके करंट के कोई इश्यू से हो सकती है। तो ये भी हमारे 3 के नियम में चलेंगे। तो मतलब यहाँ भी 3 तथ्य आपने समझा है और तुलना कर रहे हो तो यहाँ भी कम से कम 3 तथ्य आपके पास तुलना के होने चाहिए। तो आप करंट इश्यूज से जोड़ सकते हो, आप एग्जाम्पल से जोड़ सकते हो, आप समान व्यवस्थाओं से उसको जोड़ सकते हो। अब तीसरा पैरा देखिए साथी, ये कोई एकेडमिक एग्जाम्स तो है नहीं जो आपके पहले पैरे और दूसरे पैरे में उत्तर हो जाए। यूपीएससी ने क्लियर लिखा है कि प्रश्नों विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक और आलोचनात्मक
दृष्टि रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। समझे आप? विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक और तीसरा है आलोचनात्मक। ये तीसरा पैरा साथियों आलोचना का होता है। ये आलोचना किसकी होती है? जो आपने ऊपर पहले और दूसरे पैरे में जो बड़ाइयों के पुलिंदे बांधे हैं, जो आपने बातें करी है कि ये की पॉइंट्स हमारे जोरदार है और इससे पूरी व्यवस्था में एक चीज आ गई है, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी आपको बताने पड़ेंगे। और ड्रॉबैक्स बताने नहीं है साथियों, सुझाव भी देने पड़ेंगे कि इसका समाधान कैसे किया जा सके। ये जो पैरा है हमारा, वो लेकिन या परंतु से स्टार्ट होगा, लेकिन या परंतु से स्टार्ट होता है। और इसमें भी ध्यान रखिएगा, कम से कम 3 तथ्य आपके पास में होने चाहिए। 3 तथ्य। ये 3 तथ्य आपको लगता है कि मेरे पास में पॉइंट्स हैं तो 1 to 3rd में आप कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ये 3 तथ्यों में हमारे पास में पॉइंट्स नहीं है, तो आप पैरा वाइज पहला, दूसरा, तीसरा, पहला आयाम ये हो सकता है, पहली कमी ये है, दूसरी कमी ये है और तीसरी कमी ये है, ये आप उत्तर तीसरे पैरे में दे सकते हैं। अब ये आलोचना हो गई, लेकिन हमें आना है की पॉइंट्स पे और हमें कंक्लूजन देना है साथियों। तो इसमें हमें आलोचना के बाद में समाधान करना पड़ेगा और समाधान के बाद में एक व्यवस्थित आकलन करना पड़ेगा जो आपका निष्कर्ष बताएगा। उसमें आप लिख सकते हो इसके बावजूद भी, फिर भी, इस तरीके से आप शुरुआत कीजिए और आपको एक संतुलित निष्कर्ष देना होगा। ये संतुलित निष्कर्ष ही आपका एग्जामिनर पढ़ता है। तो देखिए साथियों, ये 3 पैरा में 3 का नियम 3 पैरा, 3 तथ्य 3 पैरा, 3 पॉइंट्स 3 पैरा, यही हमारा 3 का नियम है। जब भी आप पढ़ाई लिखाई करें, जब भी आप किसी किताब का अध्ययन करें, किसी सदग्रंथ का अध्ययन करें, तो हमारे दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि 3 का नियम किस प्रकार से आपको अच्छी समझ पैदा गूढ़ ज्ञान दे सकता है, आलोचनात्मक क्षमता पैदा कर सकता है, तुलना करवा सकता है, उस टॉपिक के बारे में ओवरऑल नॉलेज दे सकता है, जैसा कि यूपीएससी चाहता है। मैं तो कई लोगों से कहता हूं कि आप आईएएस बने न बने, आईपीएस बने न बने, लेकिन यूपीएससी की तैयारी एक बार अवश्य करनी चाहिए। प्रीलिम्स पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, मेंस यदि आप पास कर जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। और मेंस में उत्तर कैसे लिखे, ये बात यूपीएससी सिखा देती है। आप यदि फेल भी हो गए तो भविष्य में दूसरे सेक्टर्स ऐसे बहुत सारे हैं जहां पर आप अपनी बहुत बड़ी पहचान बना सकते हैं। तो मैंने ये जो 3 का नियम आपको बताया है, इस 3 के नियम में हमें क्या क्या चीजें हैं? पहला तो आपका विश्लेषण हो गया, दूसरा तुलना हो गया, तीसरा आलोचना हो गया, और हर एक में हमने 3-3 वो दे दिए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम उत्तर लिखें तो हमारी ड्राफ्टिंग कैसी हो, ताकि प्रेजेंटेशन देख के ही एग्जामिनर हमें नंबर दे सके। क्योंकि सबसे बड़ी बात है प्रस्तुति। आपने एक होटल में गए होंगे तो होटल में जो बैरे की प्रेजेंटेशन होती है, उसी प्रेजेंटेशन को आप मार्किंग करते हैं, चाहे उस भोजन में क्वालिटी हो या न हो, लेकिन यदि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, आपने उत्तर बहुत अच्छी तरीके से प्रभावी ढंग से लिखा है, तो एग्जामिनर अच्छे नंबर दे सकता है। तो इसलिए हमें ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, आंसर ड्राफ्ट। ये हम आपको बताते हैं कि कौन सा आंसर ड्राफ्ट होगा। हाँ साथियों, हम बात कर रहे थे उत्तर लेखन का प्रारूप आपका कैसा हो। उत्तर लेखन का प्रारूप, ये हम ड्राफ्ट बना रहे हैं, ड्राफ्ट है ना, ये ड्राफ्ट बना रहे हैं। तो यूँ समझिए कि आप जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपने यूपीएससी की कॉपी देखी होगी, आपने जो कोचिंग वालों की कॉपियाँ देखी होगी, आपने बाजार से कुछ ऐसी किताबें भी लेके आए होंगे। तो हमें 2-3 चीज़ें देखनी है कि आज अभ्यर्थी पढ़ तो खूब गया है लेकिन गुणा नहीं है साहब। साथी ये गुणा क्यों नहीं है? क्योंकि हम जब एकेडमिक में होते हैं, जब हम 12वीं तक पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमें हमारे टीचर्स ऐसे मिले नहीं होते, जिसकी वजह से हम ये नहीं जानते कि भाषा का कितना महत्व होता है, उत्तर लेखन का कितना महत्व होता है।
तो ये उत्तर लेखन की हम बात करें कि सबसे पहले हम यूँ समझ लीजिए, ये आपका कोई कागज़ का एक पेज है। ये हमने कागज़ का पेज बताया साहब, ये कागज़ का पेज है। इस कागज़ के पेज में आपको उत्तर लिखना है। तो कैसे लिखना है? तो साहब ये देखिए कि एक सामान्य भाषा में कहें, ये शीर्ष है, इसको कहते हैं हेडर। साथियों इसमें हेडर होता है, आप कंप्यूटर के जानकार होंगे तो इसको कहते हैं हेडर छोड़ना पड़ता है, शीर्ष। और ये शीर्ष क्या होता है? शीर्षक लिखने के काम आता है। और शीर्षक तो साथियों आपका प्रश्न है ही शीर्षक में जो लिख दिया गया है। और ये होता है आपका फुटर, ये नीचे की छोटी लाइन होती है, इसको बोलते हैं फुटर। ये फुटर आपका फुट नोट, पाद टिप्पणी करने काम आता है, पाद टिप्पणी। आप जो नामी गिरामी किताबें हैं, जो यूँ समझिए कि मानक किताबें हैं, उस मानक किताबों में ऊपर हेडर छूटा होता है और नीचे जो फुटर होता है वो फुटर भी छूटा होता है, जिसको पाद टिप्पणी करते हैं कि 1 2 3 4। यदि आपको एक्सप्लेन करने की बात आती है कि भाई आपने कहाँ से कोट किया है तो पाद टिप्पणी कर सकते हैं। ये यूपीएससी में नहीं करनी होती, फिर भी हमें छोड़नी होती है। अब दूसरी बात है कि आप मार्जिन छोड़ना होता है। आपने सुना होगा हाशिया, हाशिया सुना होगा साथिया, ये हाशिया होता है साथियों, हाशिया। इसको बोलते हैं लेफ्ट मार्जिन। आपने सुना होगा कि आपके जो अच्छे टीचर्स होते थे वो आपको मार्जिन छुड़वाते थे, बायां मार्जिन, बायां हाशिया, हाशिया छुड़ाया जाता है। ये हाशिया जब एग्जामिनर को कमेंट करने के लिए होता है। एग्जामिनर आपके उत्तर कहाँ देगा? यहाँ देगा। आपकी कोई कमी होगी कहाँ बताएगा? यहाँ बताएगा। तो ये हाशिया आपका एग्जामिनर के लिए छोड़ा जाता है। और ये हाशिया यूँ छोड़ा जाता है कि हमें कोई ये राइट मार्जिन है, राइट मार्जिन है ये इसलिए छोड़ा जाता है कि कहीं बाय द वे कि पेज बदल रहे हों और कुछ गलती हो जाए तो हम आसानी से वो हो जाए, पेज फट जाए तो आपका उत्तर प्रभावी रूप में होना चाहिए। ये दायां मार्जिन है आपका, दायां हाशिया है ये आपका। तो ये 2 हाशिए छोड़े जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आज के बच्चे ना तो हेडर जानते हैं, ना फुटर जानते हैं, ना लेफ्ट मार्जिन जानते हैं, ना राइट मार्जिन जानते हैं। ये कुछ नहीं जानते। वो तो सोचते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो 90% वाले हैं कि हमारा तो हो ही जाएगा। साथियों ठुके हैं हम टीचरों से, हमारी पिटाई हुई है इन पे, मार्जिन्स पे, हेडर फुटर पे, कि आपने क्यों नहीं छोड़ा। जब हम 5वीं क्लास में पढ़ रहे होते, जब हम 6ठी क्लास में पढ़ रहे थे तो हमें अनुशासन सिखाया गया कि लिखने का भी एक अनुशासन होता है। वो अनुशासन आज के बच्चों में नहीं पाया जाता, लेकिन उद्देश्य बहुत बड़ा पाक रख रहे हैं कि हम IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, लेकिन इसको जानना जरूरी है। अब हमारे पास में ये तो हो गया किताब की बात। अब हमें उत्तर लिखना है। तो साथियों देखिए, जब हम उत्तर लिखना प्रारंभ करते हैं तो हम पैरा बनाते हैं, यहाँ से पैरा बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमें। और जैसा मैंने आपको बताया कि 2 लाइन से ज़्यादा या 3 लाइन से ज़्यादा आपका क्या नहीं होना चाहिए? इंट्रो नहीं होना चाहिए। ये तो आपका इंट्रो का हुआ। और यदि प्रश्न की प्रकृति ऐसी है साथियों जो पॉइंट्स की मांग करती है तो हमें ये पहले पैरे में पॉइंट्स के साथ में, जहाँ से आपने पैरा स्टार्ट किया वहीं से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के साथ विश्लेषण करना होगा। ये तो हो गया आपका क्या, क्यों और कैसे की बात आपने 1 2 3 4 में बता दी पहले में। अब बता दी तो दूसरा पैरा हमारा तुलना का होता है, जो ज़्यादा विश्लेषण, ज़्यादा व्याख्या करने के लिए की जाती है। तो ये तुलना का पैरा आपने बिना पॉइंट्स के बना के सीधे लिख दिया है, तो ये आपका तुलना का पैरा हो गया है। ये आपने यहाँ कंप्लीट इसको दूसरे पैरे को कर दिया है। ये तुलना का पैरा बना जाता है। अब तीसरा हम बात करें कि देखिए वो चीज़ें आप देखें, आलोचना हम कर रहे हैं, लेकिन ये परंतु लगाकर हमें आलोचना करनी पड़ती है। आलोचना को यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो पॉइंट्स देना चाहता हूँ, तो पॉइंट्स देना चाहता हूँ तो इसके पॉइंट्स यहाँ पे लिख लीजिए। और जहाँ से हमने 1 किया है तो उसको आप लिख दीजिए। यदि आप 1 का भी सब पार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ थोड़ा सा 1 2 इस तरीके से लिखिए, 2 या 3 इस तरीके से आपने लिख दिए। फिर आप यहाँ लिखेंगे इसके बावजूद भी, या फिर भी एक संतुलित उत्तर आपको देना होगा। इस तरीके से आप पैरा कम पॉइंट्स के साथ में
72 आंसर लिख सकते हैं। और ये आपका प्रस्तुति जो है यूँ समझिए संवैधानिक नियमों के तहत है, संवैधानिक कार्रवाइयों के तहत है। तो दूसरा हमें यदि पैरा आप चाहते हैं सब, आप तो केवल जो बनाई है उत्तर केवल पैरा वाइज ही बनाई है, अब तो पैरा वाइज बनाएंगे तो हमें हेडर फुटर तो हमने ये कर ही दिया है, ये आपका हाशिया बन गया है। तो हमारा जो उत्तर है वो ऐसे होना चाहिए, ऐसे 4 5, ये पहला पैरा हो गया, ये पूर्ण विराम हो गया। दूसरा पैरा हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया और ये तुलना कर दी हमने, ये यहाँ खत्म हो गया। तीसरा पैरा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, और इसके बावजूद भी या फिर भी लिख के हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया और आपका उत्तर हो गया। तो मतलब हमारा उत्तर इस प्रकार से 3 पैरों में बनना चाहिए, 3 पैरों में। ये 3 पैरा देखकर एग्जामिनर खुश हो जाता है, पहली बात तो। दूसरा वो देखता है कि इसमें पॉइंट्स वगैरह देखते हैं तो इससे खुश हो जाता है, गुड 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 गुड, इस तरीके से आपके कर देता है। तीसरा आपका देखता है नहीं इसने तो दूसरा आयाम भी प्रस्तुत किया है, प्रश्न की प्रकृति के अनुसार किया है, तो आपकी पॉइंट्स पे भी आपने अंडरलाइन कर रखी है, आपने पुछल्ला शब्द पे भी अंडरलाइन कर रखी है, तो आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके एक तरीके से उत्तर लेखन के प्रारूप के होते हैं। तो हमारे पास में उत्तर लेखन में जो पुछल्ले शब्द हैं, थोड़े से पुछल्ले शब्दों पे हम बात करें कि पुछल्ले शब्दों में देखिए व्याख्या आ जाता है, आपका स्पष्टीकरण आ जाता है और विश्लेषण आ जाता है या विशुद्धिकरण आ जाता है। तो इनका उत्तर जैसा कि मैंने बताया कि पहले पैरे में क्या क्यों और कैसे के साथ में, दूसरे पैरे में हम बात करें कि तुलना करके और स्पष्ट कर देते हैं तो आपका हो जाता है, इसमें आलोचनात्मक पुट नहीं पाया जाता। दूसरा हम बात करें कि नहीं साहब समीक्षा आ रही है, समीक्षा करनी है हमें, मूल्यांकन करना है हमें, टिप्पणी करनी है हमें, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, आलोचनात्मक मूल्यांकन, हमें परीक्षण करना है, परीक्षण करना है, हाँ समालोचना करनी है, तो इनके उत्तर हमें किस प्रकार से लिखने चाहिए। तो साथियों देखिए रिव्यू जो है हमारा, रिव्यू, रिव्यू का मतलब होता है व्यू, री देन व्यू, दोबारा देखना। आप एक आयाम के साथ में दूसरे आयाम की भी चर्चा करते हैं तो ये रिव्यू कहलाता है। तो कुल मिलाकर हमने जो पहला और दूसरा पैरा बताया उसके साथ में यदि आप आलोचना भी करते हैं तो वो समीक्षा कहलाती है। मूल्यांकन, जैसे मैं आपका मूल्यांकन कर रहा हूँ, टीचर हूँ मैं, मान लो इवेलुएट, तो मैं चाहूँगा कि आप ये पक्ष और विपक्ष में कितना प्रभावी तरीके से लिखा है और फिर आपने निष्कर्ष सही ढंग से दिया है कि नहीं है, ये मूल्यांकन को बताता है। साथियों टिप्पणी आती है, आपके नोट आता है, नोट, नोट करना, कमेंट्स करना। कमेंट्स ये बताता है कि आप पहली बात तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को बताइए, फिर उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बताइए, ये आपके टिप्पणी करने से जुड़ा होता है। जब आता है आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए तो ये आता है कि आपके जो की पॉइंट्स हैं जो आपने रखे हैं उसके पॉइंट्स की आलोचना के साथ में फिर निष्कर्ष दीजिए, बैलेंस्ड की जो दिया गया है वो सही है कि नहीं है। तीसरा है परीक्षण कीजिए, एग्जामाइन कीजिए। एग्जामाइन और मूल्यांकन एक जैसे हैं, और समालोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि जो पॉजिटिव की पॉइंट्स है उसके साथ साथ ही लेकिन परंतु लगाकर उसके ड्रॉबैक्स बताते जाइए, तो ये आपका क्रिटिसाइज कहलाता है। तो कुल मिलाकर हम तो प्रश्नों को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो आलोचनात्मक पुट का प्रश्न, दूसरा है हमारा सामान्य प्रश्न। ये सामान्य प्रश्नों के दिन फिर गए हैं, इन प्रश्नों के दिन आ गए हैं, तो हमें इनके बारे में जानना है कि कैसे किस तरीके से दिया जा सके। अब मैं आपसे लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि प्रभावी उत्तर लिखना एक कला है और ये कला हर किसी में नहीं पाई जाती। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जब आप उत्तर लिखें, उत्तर लिखने के बाद एक अच्छे कोच, मेंटर और गाइड को बताते रहिए, उसमें जो कमियां हैं उन कमियों को परिमार्जित करते रहिए और बताते रहिए कि हमें किस प्रकार से इनको और प्रभावी बनाया जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आगे भी आप कुछ ऐसी सिविल सेवा के बारे में हमसे जानना चाहते हैं, साक्षात्कार प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में
जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट्स का, आपके विचारों का स्वागत करेंगे। धन्यवाद।